नमस्कार आप सभी को दैनिक करंट अफेयर्स की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सबकी मांग को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से आप लोगों ने मांग किया था उसी के आधार पर इस कक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है और इस तरह से आपको निरंतर अब कक्षाएं मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए तो एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और आपकी मांग थी कि इसको शुरुआत की जाए इस कक्षा की, तो शुरू किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है फिर से। टोटल आज की इस कक्षा में 10 प्रश्न हैं, लेकिन 10 प्रश्न जो हैं उससे कम से कम हम 15 से 20 अन्य प्रश्नों के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न एक बुक से संबंधित है। पुस्तक का नाम है कन्वर्सेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स एंड मोर। पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है, 4 लेखकों के नाम दिए हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से इस पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको बताना है। 4 लेखकों को नामों को ध्यान में रखते हुए आपको विचार करना है। चलिए बताएं, 10 सेकंड का समय है आपके पास, उसके बाद मैं इसके बारे में डिटेल से आपको कुछ बता रहा हूं। देखो पुस्तक क्या कह रही है, कन्वर्सेशन इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन एंगेज विद 101 थीम्स। मतलब कहीं ना कहीं ये जो पुस्तक है वो कला पर आधारित है, संस्कृति पर आधारित पुस्तक है। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का प्रभार किसके पास है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का प्रभार किसके साथ है। और जब आप समझने जाते हैं कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का प्रभार किसके पास है, तो नाम आता है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी आज के समय में, आज के इस मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण नाम है। इनके पास 3 मंत्रालयों का प्रभार आपको देखने को मिलेगा। पहला आता है पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय, दूसरा आता है पर्यटन मंत्रालय और तीसरा आता है संस्कृति मंत्रालय। इन 3 मंत्रालयों का प्रभार जी किशन रेड्डी के पास है। अब जी किशन रेड्डी से मिलता हुआ एक नाम आपको देखने को मिलता है जी सतीश रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी को कभी जी सतीश रेड्डी से कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? जी सतीश रेड्डी की जब बात आती है, आप जानते होंगे कि हमारा संस्थान है DRDO और DRDO के जो प्रमुख हैं वो हैं आप जानते हो जी सतीश रेड्डी, उनका नाम आपने पढ़ा होगा। तो DRDO के चेयरपर्सन जो हैं वो अलग हैं और पर्यटन मंत्री हमारे अलग हैं, दोनों नामों में अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस पुस्तक के लेखक हैं बृजेंद्र नाथ गोस्वामी। इसकी PDF आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में यदि आप जाएंगे वहां पे एक लिंक मिल जाएगी, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किस देश को विकासशील देश की श्रेणी में प्रमोट किया है? यहाँ पे बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से कोई एक देश है जिसको विकासशील देशों की सूची में जगह दी गई है, विकासशील देशों की सूची में प्रमोट किया गया है। वह देश कौन सा है? चलें बताएं। देखो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब बात आती है तो आपको नाम याद आना चाहिए अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रमुख हैं। मालदीव से संबंधित हैं ये, और जब भी मालदीव का नाम आता है तुरंत आपको याद आना चाहिए कि भारत और मालदीव के साथ एक सैन्य अभ्यास भी होता है और इस सैन्य अभ्यास का नाम है इक्वा वेरिन एक्सरसाइज। हाल ही में संपन्न हुई है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश है जो अब विकासशील देश की श्रेणी में शामिल हो गया है? तो इसमें से यह देश है बांग्लादेश। आपको बता दें पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल के साथ साथ लाओस, ये 3 देश आपको याद रखने हैं। बांग्लादेश, नेपाल और लाओस, इन तीनों देशों को अब विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इसका पैमाना क्या होता है, किस आधार पर हम विकासशील देशों की श्रेणी तय करते हैं? तो आपको बता दें कि इसके लिए $1230 पर ईयर जो उस देश की पर कैपिटा इनकम होती है, यदि हम बात करें उस देश में, तो $1230 पर ईयर से एबव जब हो जाती है तो उसको हम विकासशील देशों की श्रेणी में रखते हैं। तो वर्तमान समय में बांग्लादेश है, नेपाल है, लाओस है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अनुसार
इन देशों में पर कैपिटा इनकम जो है वो $1230 से ऊपर हो चुकी है पर ईयर, और इसलिए इनको विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल किया गया है। बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, और बांग्लादेश में शायद आपको आश्चर्य भी हो सुनने पे कि बांग्लादेश में जो पर कैपिटा इनकम है वो भारत से ज्यादा है आज की तिथि में, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि आप देखेंगे कुछ चीजें और बता देते हैं बांग्लादेश के बारे में, जैसे बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, और अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के बाद अपने पहले दौरे पर गए थे बांग्लादेश, यह भी आपको पता होना चाहिए। शेख हसीना आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, और बांग्लादेश की जब बात आती है तो फादर ऑफ बांग्लादेश किसको कहा जाता है यह भी पता होना चाहिए। फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, और पिछले दिनों इनकी 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया रेल मार्ग खोला गया है जो हल्दीबाड़ी को जोड़ता है चिलाहाटी से। किसको जोड़ता है? हल्दीबाड़ी को चिलाहाटी से जोड़ता है ये रेल मार्ग। ये नवीनतम नहीं है, पहले भी था लेकिन इसको बंद कर दिया गया था, और हालिया प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद इसको एक बार फिर से खोला गया है। और जब भारतीय प्रधानमंत्री जब बांग्लादेश की दौरे पर गए थे तो यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई ट्रेन चलाने का भी इन्होंने वादा किया। इसका नाम इन्होंने रखा मिताली एक्सप्रेस, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अतिरिक्त जानकारियों में भारत पाकिस्तान सीमा की जो रखवाली करने वाला बल है वो है BSF, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक नवीनतम करंट अफेयर्स यह है कि भारत और बांग्लादेश दोनों मैत्री पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मैत्री पावर प्रोजेक्ट। और जो मैत्री पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है ये भारत बांग्लादेश की सहायता कर रहा है बनाने में, और इसकी जो क्षमता है वो है 1320 मेगावाट। कितनी क्षमता है? 1320 मेगावाट की क्षमता है इसकी, और NTPC इसको बना रहा है, यह भी आपको याद आना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ साथ नेपाल और लाओस हैं जिनको अब विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इसको बताएं। प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में वाहनों पर हरित कर लगाया है? किस राज्य सरकार ने वाहनों पर हरित कर लगाया है, यह आपको बताना है। चले बताएं। देखो, इस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो वाहन इस राज्य में 7 से 10 वर्ष पुराने होंगे उनको 4000 रुपये वार्षिक देना होगा टैक्स के रूप में। जो वाहन 7 से 12 वर्ष पुराने होंगे इस कैटेगरी में आएंगे उनको 5000 रुपये वार्षिक देना होगा टैक्स के रूप में, और जो वाहन 12 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं उनको 6000 रुपये वर्ष भर में एक बार हरित टैक्स के नाम पर जमा करना होगा। और ये राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पे एक नया एयरपोर्ट बना है जो आंध्र प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट है, जिसको बोलते हैं कुर्नूल एयरपोर्ट या कुर्नूल हवाई अड्डा, और इसका नाम जो रखा गया है यू नरसिम्हा रेड्डी के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ याद आना चाहिए कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको बोलते हैं साल्ट नामक प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये जो साल्ट प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में चल रहा है ये शिक्षा में सुधार के लिए प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने भी सहायता की है। विश्व बैंक ने $250 मिलियन का ऋण दिया है आंध्र प्रदेश को, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो साल्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक ने $250 मिलियन का ऋण दिया है आंध्र प्रदेश को, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं। हाल ही में किस महिला को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय पर्वतारोहण संस्थान ये जो है आपको बता दें भारत में सबसे पुराना संस्थान है जो पर्वतारोहण से संबंधित आप कह सकते हैं जानकारियां देता है, शिक्षा मुहैया कराता है। और आपको बता दें इस संस्थान की स्थापना 1958 में हुई थी। पहली बार किसी महिला को इसका अध्यक्ष चुना गया है, और ये जो महिला हैं ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। इनका नाम है हर्षवंती बिष्ट। तो बी विकल्प हर्षवंती बिष्ट आपका सही उत्तर है, ये आपको पता होना
चाहिए। आपको यह भी बता दें, जब बात आती है उत्तराखंड की तो यहाँ पे कुछ जीआई टैग हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे थुलमा, THULMA, थुलमा ब्लैंकेट, थुलमा ब्लैंकेट है जिसको जीआई टैग मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे रिंगाल नामक एक हैंडीक्राफ्ट होता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो थुलमा और रिंगाल दोनों आपको उत्तराखंड के संदर्भ में याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। हाल ही में अहरबल उत्सव कहाँ मनाया गया? हाल ही में अहरबल उत्सव कहाँ मनाया गया, आपको बताना है। बताएं, अहरबल उत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, झारखंड या छत्तीसगढ़? अहरबल आपको बता दें एक जलप्रपात भी है, और अहरबल जलप्रपात को कश्मीर का नियाग्रा फॉल कहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो त्यौहार है ये संबंधित है यूटी जम्मू कश्मीर से। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता दें, कुछ जानकारियां और बता देते हैं, आप नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दूध पथरी एक उत्सव मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने अपना नया स्टेट बर्ड चुना है, और इस स्टेट बर्ड का नाम है कालिज फीजेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। कालिज फीजेंट ये इनका स्टेट बर्ड है, क्योंकि इनका जो पहले स्टेट बर्ड होता था वो विशेष रूप से लद्दाख में पाया जाता था, इसलिए उसको इन्होंने स्टेट बर्ड नहीं चुना, उसको लद्दाख ने अपना स्टेट बर्ड बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको बोलते हैं खीर भवानी मेला, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, पता होना चाहिए। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक त्योहार भी मनाया जाता है जिसको बोलते हैं गुरेज त्योहार, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुरेज घाटी है, गुरेज वैली है जहाँ पर यह त्योहार मनाया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। सिंधु नदी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से आप होकर बहती है, तो सिंधु में यदि हम बात करें तो सिंध से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि सिंधु दर्शन मेला जो है वो भी जम्मू कश्मीर से संदर्भित है। तो 3 से 4 प्रमुख उत्सव प्रत्येक राज्य के बारे में पता होना चाहिए जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको बताएं। हाल ही में संजय दत्त को किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र? किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये आपको बताना है। चलें, किस राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपको हिंट के लिए मैं बता देता हूं कि इसी राज्य में आपको देखने को मिलता है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जब बात हम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और यहाँ पे पखवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको पता होना चाहिए, पखवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए देखो अपना प्रदेश मुहिम यहाँ पे चल रही है, देखो अपना प्रदेश मुहिम यहाँ पे चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे अबोर हो गया, मिसमी हो गया और मोनपा हो गया, ये कुछ जनजातियां भी यहाँ पे निवास करती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में सलमान खान को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो सलमान खान को बनाया है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल अवार्ड की शुरुआत की है? बताएं। चले, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल अवार्ड की शुरुआत की है? भारत वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहा है इस संदर्भ में, और ये सारी की सारी मुहिम जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर
इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस समझौते को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास भी होता है जिसको बोलते हैं आस इंडेक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में ये संपन्न हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बायोजेट ईंधन किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? हाल ही में चर्चा में रहा बायोजेट ईंधन किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? देखो, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि एक हमारा विमान है AN-32। AN-32 को पहली बार बायोजेट फ्यूल से उड़ाया गया था, ये पिछले दिनों मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बायोजेट फ्यूल को अब अनुमति मिल गई है, तो ये किस संस्था ने बनाया है? DRDO, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इनमें से कोई नहीं। चलें, इन 4 संस्थाओं में से किस संस्था ने बनाया है आपको बताना है। बायोफ्यूल विशेष रूप से आप हिंदी में समझते होंगे रतन जोत, या इंग्लिश में बोलते हैं जेट्रोफा। ये एक पौधा होता है जिससे बायोफ्यूल प्राप्त करते हैं हम। बायोफ्यूल में क्या होता है, सल्फर का जो कंटेंट होता है वो कम होता है, और सल्फर का कंटेंट कम होने के कारण ये प्रदूषण कम करता है, और ये बहुत ही, यदि हम देखें तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसका सही उत्तर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने इसको तैयार किया है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। यदि बात की जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है कहाँ पे, तो ये आपको देहरादून में देखने को मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। CSIR के अधीन ये काम करता है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सबसे पहले किस प्लेन में डाला गया था? AN-32 में डालकर इसको उड़ाया गया था, और ये प्लेन सफलतापूर्वक हवा में उड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, AN-32 इसको बताएं। हाल ही में कब रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया गया? हाल ही में कब रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए? आप जानते हो कि आजकल जब युद्ध होता है तो केमिकल वेपन का प्रयोग किया जाता है। सीरिया में आपने सुना था कि किस प्रकार से केमिकल वेपन का प्रयोग किया गया था। तो ऐसे लोग जो रासायनिक युद्ध के पीड़ित हैं, उनको स्मरण के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो है 30 नवंबर। ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 और आज का लास्ट प्रश्न, इसको बताएं। कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? कॉल योर कॉप मतलब पुलिस को आप मोबाइल ऐप के माध्यम से बुला सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है आपको बताना है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। आपको बता दें नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और कोहिमा में इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड इन दिनों चर्चा में है क्योंकि आप जानते हो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पक्के पागा हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो पक्के पागा हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। केवल हॉर्नबिल की यदि हम बात करें तो हम टिक करेंगे नागालैंड, ये आपको पता होना चाहिए। नागालैंड के बारे में यह भी आपको पता होना चाहिए कि पूर्वोत्तर भारत की पहली मृदा परीक्षण जो प्रयोगशाला बनाई गई है वो नागालैंड में बनाई गई है, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और मृदा परीक्षण की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड सॉइल डे ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में आपको बता दें कि वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा क्योंकि बात हो रही है पुलिस की, तो अभी हाल ही में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जारी हुई है, और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है वो है सदर बाजार पुलिस स्टेशन, और सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली में है। तो याद रखिएगा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है सदर बाजार पुलिस स्टेशन, ये दिल्ली में है। दूसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पुलिसिंग में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, तो पुलिसिंग में सर्वश्रेष्ठ राज्य है आंध्र प्रदेश, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से इस तरह के कोई भी प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।